गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। विशिष्ट पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल। सेकेंड ऑप्शन है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। थर्ड ऑप्शन है अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। या लास्ट है ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। क्या सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए टीचर को, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कैसे हो, नकारात्मक हो, रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। थर्ड आ जाता है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए या फिर विविध विन्यासों के से उदाहरण लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से था? ये था कि जब बात आती है ऐसे बच्चे जो किसी बैकवर्ड या डाइवर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जिन मतलब अलग अलग जैसे हमारी कंट्री में विविधताएं पाई जाती हैं, तो ऐसे बच्चों को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना था? फोर्थ, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए टीचर को। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। समस्या या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स कि विद्यार्थियों में हम डर की भावना पैदा कर दें, या हमें फोकस करना चाहिए ड्रिल और प्रैक्टिस पर, मतलब लगातार अभ्यास करवाना चाहिए, या एनकरेज करना चाहिए फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जैसे एनकरेज करना चाहिए मतलब समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, या बच्चों में डर पैदा करना चाहिए, या जैसे ये आ गया हमारे पास वर्ड फिक्स्ड। तो ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव टाइप के वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे हमें राइट कौन सा लगता है जो पॉजिटिव लगता है थोड़ा, कि किस पे फोकस करना चाहिए? ड्रिल और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड, कि लगातार अभ्यास पे हम जोर दे सकते हैं, तब हम बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास in order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? किस पे आपने यहाँ पे ध्यान देना है? नॉट पे, मतलब जो यहाँ पे जो नेगेटिव आंसर होगा वो आपके लिए क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन था, डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है, या प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पैडागॉजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना है, यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, हमें जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या यूज़ कंस्ट्रक्टिव पैडागॉजिकल अप्रोच, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैसा देखना है? जो नेगेटिव आंसर हो। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये कैसी है? पॉजिटिव है। थर्ड भी पॉजिटिव सही है। फोर्थ भी क्या है? पॉजिटिव। जो गलत है, मतलब यहाँ के लिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अगर हम क्या करें, प्रैक्टिस करें रिजिड स्ट्रक्चर को फॉर पैडागॉजी एंड असेसमेंट, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारे पास यहाँ राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड, कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एज ए टीचर हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इज द डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसकी पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? हाइपर एक्टिविटी, या इंटरनेटिवनेस, या इन अटेंटिवनेस हो गया, लो कंप्रेशन हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया।
तो जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उन्हें कैसा बोला जाता है, डाइवर्जेंट थिंकर बोला जाता है। अब सारी चिंतन करते हैं वो लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4। क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होना चाहिए, प्राइमरी आइडेंटिफाई फीचर होना चाहिए किसका, क्रिएटिविटी का। डाइवर्जेंट थिंकर्स कौन से होते हैं, जो लीक से हटके सोचते हैं, जैसे नॉर्मल कॉमन आंसर से हटके कुछ अलग सोचते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स या फिर क्रिएटिव स्टूडेंट्स, क्रिएटिव थिंकर्स बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। सेकंड है इमिटेशन एंड रिपीटेशन। थर्ड है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट या एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बिना अवलोकन के ऑब्जर्व कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, इमिटेट या रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, रोट मेमोराइजेशन, ये तीनों ही कैसे आंसर से हमारे पास नेगेटिव टाइप के आंसर हैं। तो राइट आंसर कौन सा आ जाता है इसके हिसाब से हमारे पास, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ये क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मोड आ जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। सिक्स्थ है, A teacher should analyze the various errors made by students on a given task because एक अध्यापिका को या अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि she can segregate those who made more errors in comparison to others, कि जो बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं उनको दूसरे बच्चों से अलग करने के लिए करना चाहिए, या लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, या जो अधिगम की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आ जाता है, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, कि अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो फिर टीचर क्या डिसाइड कर सकती है, कर सकता है कि कैसे उसको पनिशमेंट देनी है। या लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या बोला गया कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अब बच्चा क्या करता है, जब बच्चा गलतियां करता है तो वो कैसी है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि एज ए अडल्ट भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या करने का ट्राई करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एरर्स करते हैं। तो ये जो एरर्स हैं, ये जो गलतियां हैं, ये कैसी है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मीनिंगफुल बनती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। फर्स्ट आ जाता है, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को बहुत ही आसान क्रियाकलाप करने को दें, फोकस करें रोट मेमोराइजेशन पे, पनिश करें बच्चों को, या फोकस करें ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। अब जब बात आती है, जैसे हमारे पास आ गया रोट मेमोराइजेशन, तो ये भी कैसा एकदम नेगेटिव आ गई चीज। पनिशमेंट कैसा है, नेगेटिव वर्ड्स आ गया। तो अगर बाई चांस आपको क्या है, क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आंसर समझ नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको क्या कर सकते हो, उनको पहले ऑप्शन से हटा सकते हो। फिर आप जो 2 ऑप्शन होती हैं या एक ऑप्शन, उसके साथ आप बच जाते हो, और वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, बहुत ही इजी टास्क देके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम नहीं रखा जा सकता है। वो कैसे रखा जा सकता है, जब हम फोकस करेंगे ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। तो राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है शेम, जो शर्मिंदगी है वो बच्चे पे किस प्रकार का प्रभाव डालती है। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, क्या बच्चे को ये प्रेरणा देती है, या शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या इस भाव को जो अधिगम है या लर्निंग प्रोसेस है उसमें पैदा करना चाहिए हमें। हैज़ नो रिलेशन टू कोग्निशन, इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। या लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निशन। तो शेम जो है उसका क्या हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे की कोग्निशन पे, बच्चे के संज्ञान पे। तो राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग
सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है, यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो बच्चे हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, क्या सिर्फ ये टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड करती है, या हैव नो रोल टू प्ले इन, या लास्ट हमारे पास ऑप्शन है आर सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है वो क्या चीज़ बोलता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। जैसे जीन प्याजे भी थे, उन्होंने क्या चीज़ बोली थी कि बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। कौन सी ऐसी धारणा है जो अधिगम के लिए उपयुक्त है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये तो देखने से क्या लग रहा है, हमें गलत लग रहा है कि प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई, प्रयासों से तो फ़र्क पड़ता है ना, हम बेहतर होते चलते हैं। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, जो असफलता है वो अनियंत्रित है। नहीं, ये चीज़ भी बिल्कुल क्या है, गलत है। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, या लास्ट है एबिलिटी इज़ फिक्स्ड। तो एबिलिटी फिक्स्ड भी नहीं होती है, ये क्या होती है, सुधार्य होती है या फिर इम्प्रूवेबल होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on। हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। फर्स्ट आता है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, की बार बार परीक्षाएं ली जाएं, इंक्वायरी एंड डायलॉग, थर्ड है कंपटीशन, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पैडागोजी। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पैडागोजी सही आंसर नहीं लगता है कि हम टेक्स्ट बुक पे के सेंटर में रहें, उन्हीं को सेंटर में रखें। कंपटीशन भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन से भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब, जब लर्निंग सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइजेस, जो अधिगम है वो सामाजिक संदर्भ में हो, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, जो विषय वस्तु है उसको बहुत तरीक़ों से हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, जो सूचना है उसको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, या दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, या वो आंतरिक रूप से क्या होती हैं, अभिप्रेरित होती हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, हमसे पूछा है कि डिफ़िकल्ट जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे को वो डिफ़िकल्ट कब लगती है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, पूछा है कि डिफ़िकल्ट, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कठिनाई पूछी है या सिंपल कब लगती है। तो डिफ़िकल्ट कब लगती है, जब क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी दी जाती है, एक डिस्कनेक्टेड चंक्स में, मतलब अलग अलग टुकड़ों में जब इन्फॉर्मेशन को हम बांट देते हैं, उससे क्या आता है, बच्चे को उस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आती है ना। जबकि अगर क्या अधिगम मतलब सामाजिक संदर्भ में हो, जैसे अगर रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट कर सके, तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सही हैं। इंट्रिंसिक मतलब खुद से अंदर से मोटिवेटेड होता है, तब भी बच्चे को लर्निंग में डिफ़िकल्टी नहीं आती है। केवल कब आती है, जब सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। तो राइट आंसर आ गया 3। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। बेस्ट स्टेट लर्निंग की कौन सी है, सर्वोच्चतम अवस्था। मॉडरेट अराउजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना हो, कोई भय ना हो, या कोई भी अराउजल ना हो, कोई भी भय ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो, उत्तेजना हो, अराउजल हो, और डर भी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, या फिर बहुत कम अराउजल हो और फियर क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो। तो यहाँ पे जो अराउजल है, उत्तेजना है, जिसे हम स्टिमुलस भी बोल देते हैं समटाइम्स, वो क्या होना चाहिए, वो मॉडरेट होना चाहिए, संतुलित वे में होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का भय बच्चे को नहीं होना चाहिए जब वो किसी भी प्रकार की लर्निंग करता है। तो बेस्ट स्टेट आ जाएगा आंसर हमारे पास 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो हम क्या है व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे से भिन्न हैं, हर एक बच्चे में, हर एक इंडिविजुअल में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मतलब हर एक पर्सन अपने वे में क्या होता है, स्पेशल होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या डिफरेंसेस है, ये चिल्ड्रन को किस तरह एट्रीब्यूट करते हैं, नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। सेकंड है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, किसकी वजह से होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों की वजह से होता है, केवल हेरिडिटी की वजह से होता है या फिर इन्वायरमेंट की वजह से होता है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को क्या माना जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से इंटरेक्शन है जो हेरिडिटी जीन्स हैं और इन्वायरमेंट है उनके बीच में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी किसकी वजह से होते हैं, इन दोनों के इंटरप्ले से होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, 2 ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए टास्क सेना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। मतलब कुछ काम करते टाइम जो साइना है वो क्या करती है, खुद से बात करती है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज द साइन ऑफ। अब हमें पता है वाइगोस्की ने इस चीज़ को क्या नाम दिया था, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था, और जो जीन पियाजे थे उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला था, ईगोसेंट्रिक का नाम दिया था। तो ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पूछा है कि लेव वाइगोस्की जो प्राइवेट स्पीच थी वो किस संदर्भ में थी, वो इस बारे में क्या बोलते हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म ये तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आ गया, जो गलत हो गया। सेकेंड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नहीं, लेव वाइगोस्की ने ऐसे किसी डिसऑर्डर के बारे में भी बात नहीं की थी। कोग्निटिव इमेच्योरिटी, नहीं, कोग्निटिव इमेच्योरिटी के बारे में भी नहीं बोला था। स्पेशली जब बात करते हैं वाइगोस्की लैंग्वेज की और थॉट की, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो स्पीच है, प्राइवेट स्पीच या नॉर्मल जो लैंग्वेज है, एक तो हेल्प करती है जब हम एक पर्सन क्या करता है दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और साथ में हमारे जो थॉट हैं, थॉट प्रोसेस को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाता है, 4। नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कि बच्चे की जो ज़रूरतें हैं और आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान की जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, सिर्फ ऐसा तो बिल्कुल नहीं हम करेंगे। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को नामांकित बिल्कुल नहीं। सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, नो। जब हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ बच्चों को अलग नहीं करते हैं उनकी योग्यताओं के आधार पर। इवैल्यूएशन के लिए हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि इवैल्यूएशन क्या है, आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स है, और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in a form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, क्या हुआ, एक गतिविधि के दौरान जो छात्र है वो क्या कर रहे हैं, मतलब खुद से किसी प्रकार की लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और क्या टीचर क्या देखता है या देखती है कि बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं, किसी प्रकार के हिंट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं कि बच्चे क्या करें, उससे चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रैटेजी है जो टीचर अपना रही है, ये क्या है, काउस विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में ये क्या करेगी, निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। या बी मीनिंगफुल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये मीनिंगफुल है, सॉरी मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस है। या डीमोटिवेट करेगी चिल्ड्रन की लर्निंग को, या एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, या क्या है, ये आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो अब लेव वाइगोस्की की थ्योरी में उन्होंने अपने कंपोनेंट्स क्या दिए थे, स्कैफोल्डिंग की बात की थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी, और एमकेओ की बात की थी। तो जब क्या किया जाता है, बच्चे को कुछ सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो टीचर है या कोई और पर्सन है वो किसी प्रकार के हिंट या क्लू देता है, तो लेव वाइगोस्की ने इस चीज़ को क्या नाम दिया है, स्कैफोल्डिंग, मचान का नाम दिया है। तो राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग,
क्या हुआ कि किसी खेल खेल के दौरान जो रोहन है उसको चोट लग जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को देख के उसके फादर क्या बोलते हैं, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। क्या बोला कि लड़कियों की तरफ व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, जो ये कथन बोला पिता ने, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस करता है जेंडर बायस को, जो लैंगिक भेदभाव है क्या उसको कम करेगी। ये जो स्टेटमेंट बोली गई कि तुम लड़कियों की तरह मत रो, जो लड़के हैं वो नहीं रोते हैं, या प्रमोट करेगी जेंडर इक्वालिटी को। थर्ड है रिफ्लेक्ट करती है जेंडर स्टीरियोटाइप को, या लास्ट है चैलेंज करती है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो नहीं, ऐसे स्टीरियोटाइप क्या माना जाता है कि जो लड़के हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो रोते नहीं हैं, और लड़कियां वीक होती हैं, वो क्या करती हैं, रोती हैं। तो ये क्या बताता है, एक तरह से रूढ़िवादिता है, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को मानती है। तो ये क्या, अब अगर फादर इस टाइप की कोई स्टेटमेंट देता है तो ये फादर की किस सोच को बताता है, रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। राइट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। या स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, या विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक स्कोर है उसके आधार पर नामांकित करना चाहिए। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, या जो एक अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए, एक फिक्स्ड करिकुलम को लेकर ही पढ़ाना चाहिए। या द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो जब हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। और बच्चों को क्या देने चाहिए, हमें बहुत सारे मौके देने चाहिए जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1, 19 का राइट आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ मोरालिटी। अब हमें पता है जो कोहलबर्ग थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या था उनकी थ्योरी का नाम, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उसके अकॉर्डिंग जब कोई बच्चा या कोई पर्सन क्या करता है, क्या किसी भी प्रकार का काम करता है इसलिए कि उसको दूसरे अप्रूव करें, तो कोहलबर्ग ने जो हमें पता है 3 लेवल्स दिए थे, उसकी किसी स्टेज और 6 स्टेजेस थी। तो कौन से लेवल या कौन सी स्टेज को ये चीज़ दर्शाती है, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशनल। तो सबसे फर्स्ट लेवल कौन सा था, प्री कन्वेंशनल था, फिर कन्वेंशनल आता है, देन लास्ट में क्या आता है, पोस्ट कन्वेंशनल आता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जब हम दूसरों के अप्रूवल के लिए कोई काम करते हैं, ये दर्शाता है कन्वेंशनल स्टेट को। राइट आंसर आ जाएगा 4। जब हम क्या करते हैं, जैसे गुड बॉय गर्ल वाली स्टेज आ जाती है, हम सिर्फ किस लिए अच्छा बिहेव करते हैं बच्चे, कि दूसरे उनको अप्रूव कर सकें। तो राइट आंसर इसलिए आ गया इसका कन्वेंशनल, प्रथागत अवस्था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो समाजीकरण है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये चीज़ बतानी है। पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। जो पीयर्स हैं, मतलब हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, है ना, वो क्या है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। और जो हमारा परिवार है वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था, सोशलाइजेशन एजेंसीज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो फैमिली है वो कैसी आएगी, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट आएगा। सबसे पहले जो बच्चा है वो कहाँ से सोशलाइज होता है, कहाँ से चीज़ों को सीखता है, फैमिली से बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है ना। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है फैमिली एंड मास मीडिया, ये दोनों ही सेकेंडरी है, नहीं, फैमिली किस में आना चाहिए, फैमिली आना चाहिए प्राइमरी में। फिर है स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइज, हाँ यहाँ पे क्या मिल गया हमें, फैमिली क्या है, प्राइमरी। बट नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी कि जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है और स्कूल कैसा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ
फोर्थ ऑप्शन थी यहाँ पे स्कूल के बारे में और पीयर्स के बारे में, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। हमने क्या देखना है, फैमिली को देखना है सबसे पहले कि फैमिली क्या आ जाती है, प्राइमरी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी थी किसने दी थी, गार्डनर ने दी थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किस चीज़ पे जोर देता है कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, सेवरल फॉर्म्स हो सकते हैं इंटेलिजेंस के। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक तो ये सही लग रहा है, बट इसके अलावा भी ज़रूरी है बाकी ऑप्शन को पढ़ना। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये गलत हो गया। इंटेलिजेंस IQ जो है कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नहीं। लास्ट है इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंड शोज इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, नहीं। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज में क्या बात बोली थी कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो राइट आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। अब जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस दी थी, जहाँ पे प्री ऑपरेशनल कौन सी है, सेकंड है। तो सेकंड में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस गुण को दर्शाती है, हिपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग को, नहीं। ये किसका पार्ट है, फॉर्मल का, जो 4th स्टेज थी। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट्स, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता आ जाती है बच्चे में, तो ये कब आती है, 3rd में आती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में आती है, जो 4th स्टेज है। तो लास्ट हमारे पास बच गया सेंट्रेशन इन थॉट। तो सेंट्रेशन इन थॉट ये क्या आ गया हमारा, किसका हिस्सा आ गया, किसकी ये करैक्टर आ गया, किसका, या गुण आ गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो राइट आंसर आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास है उसके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नहीं। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंसेप्शन से स्टार्ट होके टिल डेथ चलती है। तो ये क्या आ गया, गलत आ गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस, इसको साइड में रखते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। थर्ड है डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, नहीं। डेवलपमेंट का सेम रेट नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। लास्ट है डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। तो जो डेवलपमेंट है सिर्फ स्कूल में नहीं होती है, जैसे कि बोला कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होके कहाँ तक चलती है, टिल डेथ तक चलती है, ओके। तो हम कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक स्कूल में नहीं रहते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड, डेवलपमेंट कैसी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक या सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो किस चीज़ को बताती है, मोटिवेशन पे फोकस है उसका, मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस देती है, या इक्विलिब्रेशन को, कल्चरल टूल्स को, या एट्रीब्यूशन को। तो इनकी थ्योरी से हमें समझ आता है सोसाइटी और कल्चर। और थर्ड किसको इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, लैंग्वेज को। तो राइट आंसर क्या आ गया, यहाँ कल्चर हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम बिना किसी डाउट के थर्ड ऑप्शन को टिक करते हैं। नेक्स्ट है इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने ये जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं या संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं इसको क्या बोला था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कीमास बोला था, साइकोलॉजिकल टूल्स बोला था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन बोला था। तो उन्होंने किसकी बात की थी, उन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए थे जिसमें एक स्कीमा था, एक और क्या था इसके साथ, एसिमिलेशन था, एंड एसिमिलेशन आ गया, और लास्ट था अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये हमें पता है किसका कंपोनेंट है, ये लेव वाइगोस्की की थ्योरी का कंपोनेंट है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड, स्कीमास। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन। जो इंक्लूसिव क्लासरूम समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम या समावेशी कक्षा कौन सी कक्षा होती है, जहाँ पे जो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको एक ही क्लास में एक ही टीचर के द्वारा क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है ना। उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको ध्यान में रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज किया कर सकता है, बट क्लासरूम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन है सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग नहीं करेंगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग
पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करेंगे। हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं, इस ऑप्शन को साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। नहीं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स को हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, तो इसको भी गलत हो गया ये। लास्ट है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कि हम क्या करें, समरूपी या अभिव्यक्ति इंस्ट्रक्शंस दें। नहीं, हमने क्या देनी है, इंस्ट्रक्शन हर एक बच्चे को एक जैसी देनी है, बट हाँ उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं कि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ आएँ। बट मेन जो मोटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी कक्षा का, वो मेन मोटिव क्या आ जाता है कि प्रोवाइड करनी है एम्पल अपॉर्चुनिटीज। तो राइट आंसर क्या आ जाता है, सेकंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज? स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिप्ट बॉडी, रिटार्डेड स्टूडेंट, या फिर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। राइट आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस। जब बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी। अब ये सारी ऑप्शन कहाँ से देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, जो किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि पहली जो उनकी स्टेज थी वो कौन सी थी, सेंसरी मोटर स्टेज थी। सेकेंड उन्होंने प्री ऑपरेशनल की बात करी थी, है ना। फिर नेक्स्ट उन्होंने किसकी बात की थी, कंक्रीट की बात की थी, और लास्ट थी फॉर्मल। तो यहाँ ऑप्शन में 3 है। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, सेंसरी, फिर हम किसकी बात करेंगे, कंक्रीट की, फिर उन्होंने बोला था लास्ट में क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है ना। तो राइट आंसर आ गया 3। लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्लासरूम में किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए वहाँ पे। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, हमें एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बना देने चाहिए कि योग्यता के आधार पे हमने समूह बना दिए बच्चों के। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, उसको प्लान करते हैं। या ये हिंड्रेंस पैदा करते हैं, प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। या लास्ट है ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, या अध्यापक के पक्ष पर असफलता है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, बच्चों की भी गलती नहीं है, टीचर की भी गलती नहीं है, ना सोसाइटी की ना पेरेंट्स की। यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, ये क्या है, एक तरह से ट्रीट करना चाहिए ऐसे कि ये इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो राइट आंसर आ जाता है 2। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए 30 क्वेश्चन CDP के, जो सीटेट पेपर 1 में पूछे गए थे। ओके, बाकी जो पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।